तो सबसे पहले हम अगर एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू की बात करते हैं तो वश 2 मूवी अपनी पिछली मूवी से हर लेवल में ही ग्रैंड है। फिल्म शुरू होते अपने आप को तुरंत सेट कर देती है और उसी पॉइंट से आपको समझ भी आ जाएगा कि इस फिल्म का स्केल पिछली मूवी से काफी बड़ा है। सिर्फ स्केल ही नहीं, यहाँ जो खतरा हमें दिखाया गया है वो लिटरली पब्लिक में आ चुका है। पात्रों की एक्टिंग भी ऑन पॉइंट है और इमोशनल मोमेंट्स बहुत ज्यादा हिट करती हैं। अगर मुझे एक छोटी सी नुक्स निकालनी हो तो मैं ये बोलूंगा कि इस फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट पिछली मूवी से थोड़ा कम था, क्योंकि जिन्होंने वश देख रखा है उन्हें पता होगा कि यहाँ वशीकरण ही होगा। लेकिन इस छोटे से पॉइंट को छोड़ के हर चीज पिछली मूवी से बहुत ज्यादा बेहतर है एंड दिस इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पिछली मूवी अपने आप में बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट जिस तरह से इस फिल्म को अपनी पिछली फिल्म से कनेक्ट किया गया है वो भी काफी अमेजिंग है। ओवरऑल ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है जिसे आपको थिएटर में जरूर चेकआउट करना चाहिए अगर आपको मौका मिलता है तो मेरी तरफ से आई हाईली रिकमेंड दिस मूवी। तो इसी के साथ ये छोटी सी स्पॉइलर फ्री रिव्यू खत्म होती है और यहाँ से हम कहानी को जानेंगे, यानी कि आगे वीडियो में स्पॉयलर्स होंगी, तो जिन्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए वो यहीं पे वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो फिल्म की कहानी कुछ हाई स्कूल जाने वाली लड़कियों को दिखा के शुरू होती है जो कि जेएन हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल जा रही थी। स्कूल में लंच का टाइम होता है और सारी लड़कियां एक साथ कैंटीन में आती हैं और स्कूल से जो पैक्ड लंच उन्हें प्रोवाइड किया जाता है उसे खाने के लिए बैठ जाती हैं। यहाँ एक लड़की के ड्रेस पे गलती से पानी गिर जाती है तो वो लड़की अपना लंच छोड़ के अपने ड्रेस को साफ करने वॉशरूम जाती है। मतलब वो लंच नहीं खा पाती, लेकिन बाकी की सारी लड़कियां लंच खाती हैं एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ 150 से ज्यादा लड़कियां थी। अब लंच खाते सारी की सारी लड़कियां एकदम से शांत हो जाती हैं और वो कांपने लगती है, भारी सांसें लेने लगती हैं। इट वाज क्लियर कि सभी लड़कियों के लंच में कुछ तो मिला था जिससे उनका वशीकरण हो चुका है। देन एक आदमी यहाँ आता है जो कि इनका वशीकरण किया था और वो इन 500 से ज्यादा लड़कियों में से 10 लड़कियों को चुनता है और उन्हें स्कूल के छत पे जाने को कहता है। छत से एक लड़की नीचे, आप समझ गए होंगे क्या करती है, और वो देख के सभी स्कूल के फैकल्टीज एकदम शॉक में थे। बाकी 9 लड़कियां भी छत पे खड़ी थी और वो रोते हुए कह रही थी कि अंकल हमें ऐसा गलत करने को कह रहे हैं और हम अंकल की बात मानेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और अगर हमारे नजदीक कोई आता है तो हम वो गलत कदम उठाएंगे। यहाँ फॉरेन गार्ड्स, प्रिंसिपल, फैकल्टी सभी लोग आ जाते हैं और बच्चियों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चियां रोए जा रही थी, इनकी एक नहीं सुन रही थी। वो बार बार कह रही थी कि हमारे पास मत आना और 3 बजते हम लोग गलत कदम उठाएंगे। गार्ड यहाँ एक लड़की को जबरदस्ती बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बचा नहीं पाता, वो लड़की नीचे गिरती है एंड देन एक एक करके सारी लड़की, मतलब टोटल 10 लड़कियां वही काम करती हैं जो मैं बोल नहीं सकता वरना यूट्यूब डीमोनेटाइज कर देता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 10 लड़कियां समाप्त हो गई। दूसरी तरफ हम पहली वाली वश मूवी से अथर्व को देखते हैं जो कि अपनी बेटी आर्या का ख्याल रखता है। आर्या आज भी 12 साल बाद वशीकरण के अंदर है और वो किसी पुतले की तरह स्माइल करती रहती है। अथर्व आज तक प्रताप को भी अपने घर में जिंदा करके ही रखा है। ना उसे मरने देता है ना ठीक से जीने देता है, बस रोज तड़पाता है। ना अथर्व जब मार्केट जाता है तो वो टीवी पे न्यूज में देखता है कि कैसे 10 लड़कियां अपने साथ गलत की हैं और वो लड़कियां किसी अंकल का जिक्र कर रही थी। ये सुनते अथर्व तुरंत समझ जाता है कि उन लड़कियों का वशीकरण हुआ है और ऐसे में अथर्व तुरंत अपने घर जाता है और प्रताप से पूछता है कि क्या उसके अलावा कोई और उसकी विद्या जानता है। ये सुन के प्रताप की आंखें चमक उठती हैं। ऐसे में अथर्व समझ जाता है कि आगे कुछ तो होगा और वो प्रिपरेशंस शुरू कर देता है। जैसे प्रताप के मुंह में चेन्स, लॉक्स वगैरह बांध देता है। देन वो अपने घर में कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस लेके आता है। अब इन बॉक्सेस में क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। वहीं स्कूल में पुलिस आ चुकी है और माहौल बद से बदतर हो चुका है। स्कूल की बाकी लड़कियां भी वशीकरण के अंदर थी एक्सेप्ट वो लड़की जो कि अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए वॉशरूम में गई थी। ऑफ कोर्स वो खाई नहीं थी तो इसलिए वो बच गई। पुलिस यहाँ उस लड़की से पूछताछ कर रही थी लेकिन लड़की रोए जा रही थी। देन पुलिस स्टाफ से भी पूछताछ कर रही थी लेकिन उनको भी किसी बात का कोई क्लू नहीं था और सभी बच्चियों के जो पेरेंट्स थे वो स्कूल के बाहर आ चुके थे, हंगामा मचा रहे थे, मतलब पूरा दंगा वाला सीन क्रिएट हो गया था। अब यहाँ एक वशीकरण में आई लड़की पुलिस के पास आती है और वो कहती है कि अंकल ने हमें कहा है कि हम आपको एक मैसेज दें और मैसेज ये था कि प्रताप को ढूंढो वरना पूरे शहर की दशा को खराब कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों जो भी वशीकरण कर रहा है वो कहीं ना कहीं प्रताप को जानता है और वो प्रताप को ढूंढने के लिए ही ये सब नाटक कर रहा है। खैर जैसे ही ये मैसेज डिलीवर होता है एकदम से कुछ लड़कियां दौड़ते हुए भागती हैं, वो पुलिस को धक्का देती है, फैकल्टीज को धक्का देती है, देन सीधा पेरेंट्स के पास जाती है जहां पुलिस पेरेंट्स को रोक के रखी थी। देन अपने पेरेंट्स तक पे वो बच्चियां हाथ उठाती हैं और भागते हुए शहर में चली जाती हैं। फिर ये लड़कियां शहर तक में उत्पात मचाती है, जैसे कि बस के ड्राइवर को मार के बस का एक्सीडेंट कर देना, कार वालों को रोक के उन्हें मारना, बाइक वालों को गिरा के उन्हें मारना, जो नॉर्मल लोग रोड पे हैं, पार्क में है, सोसाइटी में है, सबके पास जाना, सब पे हमला करना, इनफैक्ट कईयों को खत्म भी कर देना। ऐसे में
में शहर के सभी रेसिडेंट्स को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म की अगर लड़कियां आपको दिखे तो उनसे सावधान रहिए, वो लोग कुछ भी कर सकती हैं। न्यूज में यह भी बता दिया जाता है कि लड़कियां यहाँ किसी प्रताप को ढूंढने की बात कही है, मतलब जो वशीकरण किया है वो ये मैसेज दिया है। अब इस पॉइंट पे स्कूल में अब भी 100 लड़कियां थी, मतलब कुछ ही लड़कियां बाहर भागी थी और इन 100+ लड़कियों के पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलने की अनुमति दी जाती है। यहाँ सारे पेरेंट्स रो रहे थे, अपनी बच्चियों को मना रहे थे, लेकिन बच्चियां उनकी एक नहीं सुन रही थी। तभी एक लड़की कहती है कि पुलिस के पास अब सिर्फ 5 मिनट है प्रताप को ढूंढने के लिए, वरना आगे कुछ बहुत बुरा होगा। तभी एकदम से अथर्व स्कूल के अंदर पहुंचता है और वो यहाँ पुलिस और फैकल्टी से बातें करना शुरू करता है। अथर्व क्लियरली कहता है कि प्रताप उसके पास है। सब तुरंत अथर्व से पूछने लगते हैं कि आखिर ये प्रताप कौन है, अथर्व प्रताप को कैसे जानता है और प्रताप फिलहाल कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ हो क्या रहा है। अथर्व कहता है कि इन सभी बच्चियों का वशीकरण हुआ है और चाहे हम कुछ भी कर ले इनका वशीकरण नहीं टूटेगा, ये बच्चियां उसकी ही बात मानेंगी जिसने इनका वशीकरण किया है। देन अथर्व पॉइंट्स आउट कि जो कोई भी वशीकरण किया है वो यही आसपास होगा, क्योंकि उसे इन लड़कियों को कमांड भी देना है ना बोल के, तो वो दूर नहीं हो सकता। तभी सब देखते हैं कि कैंटीन के कोने में एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ था और ये आदमी फाइनली सामने आता है। अब इस पॉइंट पे हमें इस आदमी का नाम नहीं बताया गया है फिल्म के एंड में, लेकिन मैं आपको यहीं पे नाम बता देता हूं। इस बंदे का नाम है राजनाथ और राजनाथ ही बच्चियों का वशीकरण किया है। राजनाथ पुलिस और बाकियों से क्लियरली कहता है कि अगर कोई उसे एक खरोंच भी किया, मतलब थोड़ी सी भी उसे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश किया, तो ये 100 से ज्यादा लड़कियां उस आदमी को तो समाप्त करेंगी ही, फिर खुद में भी आग लगाएंगी, मतलब समझ लो बहुत बुरा होगा। राजनाथ डेमो के लिए एक लड़की को बुलाता है और उसके ही हाथ पे उससे ही चोट पहुंचवाता है, मतलब समझ जाओ। और जैसे ही लड़की के पेरेंट्स अपनी बच्ची को रोकने की कोशिश करते हैं तो राजनाथ क्लियर बोलता है कि जितना रोकोगे उतना ही इंटेंसिटी से वो वही करेगी, एंड होता भी ऐसा ही है, मतलब लड़की वही सेम चीज बार बार करती है। अब इसी सब के बीच पुलिस वाला चुपके से गन निकालने की कोशिश करता है ताकि वो राजनाथ पे हमला कर सके, लेकिन एक लड़की ना सिर्फ उसे रोकती है बल्कि पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह से चोटिल कर देती है। राजनाथ यहाँ एक ऐसी बच्ची को बुलाता है जिसे गन चलाना आता था, वो क्लब वगैरह में सीखी थी, और वो इस बच्ची के हाथ में पुलिस की गन देता है। देन वो सभी पेरेंट्स को यहाँ से निकलने को कहता है क्योंकि राजनाथ को अथर्व से अकेले में बात करनी थी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जो भी पेरेंट्स यहाँ रो रहे थे, शोर कर रहे थे या बाहर नहीं जा रहे थे, राजनाथ उन पे गन वाली बच्ची से गोली चलवा देता है। इनफैक्ट उस बच्ची के अपने पेरेंट्स को ही खत्म करवाता है उस बच्ची के हाथ से। इसके परिणाम अनुसार कुछ लोग खत्म होते हैं और बाकी पेरेंट्स डर के तुरंत बाहर भागते हैं। तो फाइनली राजनाथ और अथर्व एक दूसरे के सामने थे, एकांत में थे, और राजनाथ यहाँ अथर्व से पूछता है कि प्रताप कहाँ है। अथर्व बिना डरे कहता है कि प्रताप उसके कब्जे में पिछले 12 साल से है। अथर्व बताता है कि उसकी बेटी आर्या भी पिछले 12 साल से वशीकरण में ही फंसी हुई है, और अगर राजनाथ अथर्व की बेटी का वशीकरण तोड़ देगा तो अथर्व प्रताप को उसके हवाले कर देगा। ये सुन के राजनाथ भड़कता है, एज कोई उसे इस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन फॉर सम रीजन राजनाथ को प्रताप डेस्परेटली चाहिए था। राजनाथ बताता है कि प्रताप उसके गुरु जैसा है, बड़े भाई जैसा है, एंड ही सरप्राइज कि अथर्व एक सिंपल आदमी प्रताप को कैसे मात दे दिया, कैसे उसे हरा दिया, क्योंकि जहां तक बात वशीकरण की है तो उसमें प्रताप राजनाथ से भी एक कदम आगे है, लेकिन बात जब विकृति या क्रूरता की आती है तो उसमें राजनाथ प्रताप से आगे है। खैर यहाँ बातचीत के बाद राजनाथ अग्री कर जाता है कि वो अथर्व की बेटी का वशीकरण तोड़ेगा और बदले में अथर्व उसे प्रताप सौंप देगा। बस फिर क्या था, राजनाथ यहाँ सारी लड़कियों को स्कूल के बस में बैठने को कहता है और वो अथर्व के साथ उसकी घर की ओर जाने का प्लान करता है क्योंकि वहीं पे प्रताप है। मीनवाइल वो प्रिंसिपल मैडम से कहता है कि बस का जुगाड़ करवाओ, मीडिया को संभालो, पेरेंट्स को संभालो, कोई भी मेरे पीछे आने नहीं चाहिए। राजनाथ वाज लाइक कि मुझे पता है बस में ट्रैकर है, तुम लोग मुझे लोकेट कर लोगे, लेकिन सिर्फ ट्रैक ही करना, पीछे मत आना, क्योंकि अगर पीछे आए तो इन बच्चियों की जान मेरे हाथ में है। तो इसके बाद सारी बच्चियां देन अथर्व और राजनाथ बस में जाने लगते हैं और यहाँ अथर्व और राजनाथ के बीच कुछ बातें होती हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज बताता हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये था कि राजनाथ 12 साल बाद प्रताप को ढूंढने क्यों आया है। दरअसल इनिशियली जब प्रताप गायब हुआ था तो राजनाथ उसको कॉल करता था, लेकिन प्रताप फोन नहीं उठाता था। राजनाथ प्रताप के घर नहीं जा सकता था क्योंकि प्रताप के घर पे उसकी वशीकरण वाली लड़कियां होंगी जो कि उस पर हमला कर देंगी अगर वो घर में घुसा। लेकिन कुछ समय बाद राजनाथ प्रताप के घर पे गया और वो पाया कि प्रताप तो वहां है नहीं, साथ ही उसकी वशीकरण वाली लड़कियां भी नहीं है। ऐसे में राजनाथ को लगा कि प्रताप किसी तरह की सिद्धि पाने गया होगा। इनफैक्ट इससे पहले भी प्रताप सिद्धि पाने के लिए एक बार कहीं बाहर गया था, जिसके लिए वो 2.5 साल तक एक ही जगह पे बैठ के तप किया था। तो हाँ, ऐसा ही कुछ करने के लिए शायद प्रताप गया होगा। ये सोच के राजनाथ कुछ साल और रुका, लेकिन जब प्रताप वापस नहीं आया तो पिछले 2 साल से राजनाथ प्रताप को ढूंढना शुरू किया। उसे प्रताप नहीं मिला, जिसके कारण फाइनली उसे पब्लिक में अपनी पावर का
प्रदर्शन करना पड़ा, जो कि यूजुअली मना है इनके विद्या में। लेकिन उसे ये कठोर कदम उठाना पड़ा क्योंकि उसे पता था जनरली वो नहीं खोज पाएगा प्रताप को। एंड उसका जो कदम वो उठाया वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि अब उसे प्रताप का पता मिल रहा है। रही बात यह कि राजनाथ प्रताप को इतनी बेचैनी से क्यों ढूंढ रहा है, तो वेल रीजन ये है कि प्रताप एक्चुअली में राजनाथ से ज्यादा ज्ञानी है और राजनाथ को प्रताप से कुछ बची हुई विद्या सीखनी है। खुद से सीखेगा तो वर्षों लग जाएंगे, अगर प्रताप से सीख लेगा तो तुरंत सीख जाएगा। राजनाथ ये भी रिवील करता है कि ये लोग लड़कियों का वशीकरण क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनाथ या प्रताप जैसे लोग पुरुष को श्रेष्ठ मानते हैं। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में यूं तो लिखा है कि नारी ही शक्ति है, लेकिन राजनाथ का कहना था कि पुरुष ही शक्ति है, पुरुष ही समृद्धि है, पुरुष धर्मास्मि। अब इन बातों के दौरान रास्ते में इन्हें वश में आई एक लड़की दिखती है जो कि भाग गई थी स्कूल से और वो किसी बंदे को मार रही थी। ऐसे में राजनाथ बस रुकवा के उस लड़की को अपने पास बुलाता है और बस में बैठने को कहता है, लेकिन ये लड़की अचानक से राजनाथ की बात नहीं मानती और भाग जाती है। यहाँ राजनाथ थोड़ा खांसते हुए उसे बुला रहा था और हमें ऐसा लगता है कि ये लड़की आखिर राजनाथ की बात क्यों नहीं मानी, मतलब उसके वश में है ना। मतलब आर्या वहाँ 12 साल से वशीकरण के अंदर ही है, लेकिन राजनाथ का वशीकरण कुछ घंटे में ही टूट रहा है क्या, या फिर वो खांस के बोला इस वजह से ऐसा हुआ। रीजन जो भी है आपको आगे पता चलेगा। फॉर नाउ ये लोग अथर्व के घर पहुंच जाते हैं। राजनाथ यहाँ कुछ लड़कियों को अपने साथ घर के अंदर आने कहता है और बाकियों को घर के पूरे चारों तरफ घेरा बना के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब सिक्योरिटी के लिए रहने को कहता है कि कोई और अंदर ना आए। नाउ फाइनली राजनाथ यहाँ आर्या को देखता है जो कि पिछले 12 साल से एक ही वे में सिर्फ स्माइल करती है और कुछ नहीं। राजनाथ कहता है कि इतना लंबा वशीकरण तो पॉसिबल ही नहीं है और ऐसे ही उच्च विद्या उसे प्रताप से सीखनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स राजनाथ के हिसाब से प्रताप इस विद्या में ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद अथर्व राजनाथ को उस कमरे में लेके जाता है जिस कमरे में प्रताप पूरी तरह से बंधा हुआ था। राजनाथ यहाँ प्रताप को इस गंदे हालत में देख के अथर्व पे पूरा भड़कता है, लेकिन डील ये था कि पहले राजनाथ को आर्या का वशीकरण खत्म करना होगा, देन अथर्व प्रताप को छोड़ देगा। इस पॉइंट पे राजनाथ एक्सप्लेन करता है कि जो भी वशीकरण करता है और जिसका वशीकरण हुआ है वो लोग अगर दूर हो गए तो कुछ घंटों बाद वशीकरण खत्म हो जाता है, उतर जाता है। अलग होने पे ये वशीकरण 2-4 घंटे ही चलता है एंड एट मैक्स 24 घंटे चलेगा। तभी तो रास्ते में एक लड़की जो कि वशीकरण में थी लेकिन तुरंत से वो अपने होश में आ गई और राजनाथ की बात नहीं मानी, क्योंकि वो राजनाथ से दूर थी, शहर के अंदर थी और ऐसे में उसका वशीकरण टूट गया। अब प्रताप का वशीकरण भले राजनाथ से स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन फिर भी 12 साल तक तो नहीं चल सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि अथर्व किसी न किसी तरह से प्रताप के ऋण के अंदर है। ऋण बोले तो किसी तरह का उधार है अथर्व पे प्रताप का। तो जैसे ही अथर्व अपना ऋण या उधार चुकता करेगा, आर्या का वशीकरण टूट जाएगा। अब अथर्व के सर पे प्रताप का कोई उधार तो था नहीं, लेकिन फिर अथर्व याद करता है कि पिछली मूवी के अंदर वो प्रताप से 10 रुपए की चाय पी लिया था, मतलब प्रताप ही चाय के लिए 10 रुपए पे किया था। तो अब अथर्व को प्रताप को ये 10 रुपए वापस करने होंगे, 10 ही रुपए वापस करने होंगे। 500 के नोट आप नहीं दे सकते, 11 रुपए नहीं दे सकते, एग्जैक्ट 10 रुपीज। बस फिर क्या था, अथर्व यहाँ अपनी बेटी को नीचे लाता है, फिर घर में 10 रुपए ढूंढता है और इस 10 रुपए को देके वो प्रताप के हाथ में डाल देता है, उसे जगा के। अब तक प्रताप सो रहा था क्योंकि उसे खाना पीना मिलता नहीं, बेहोश रहता है। तो हाँ, अथर्व के सर पे जो उधार था 10 रुपए का वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, प्रताप भी होश में आ गया है। और अब राजनाथ कहता है अथर्व से कि अपनी बेटी को झकझोरो, जगाओ, उसे थप्पड़ मारो, कुछ भी करो, लेकिन उसे होश में लाने की कोशिश करो। उसका वशीकरण टूट गया है, 12 साल से थी वशीकरण में, तो थोड़ा समय लगेगा, वापस आ जाएगी। तो अथर्व यही सब करता है एंड वाकई में आर्या अपने होश में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, 12 साल बाद आर्या ठीक हो चुकी थी और वो अपने आप पे भरोसा नहीं कर रही थी, रोए जा रही थी, उसके अंदर ढेर सारे इमोशंस थे। अथर्व भी रोए जा रहा था। दिस वाज अ वेरी इमोशनल सीन। अब अगर आपको याद हो तो पिछली मूवी में आर्या ऐसा कुछ की थी जिसके कारण उसके सुनने की शक्ति तो खत्म हो गई है। अब आर्या यहाँ प्रताप को देखती है और गुस्से में उस पर चिल्लाना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि आर्या को याद था कि उसकी जो ये हालत हुई है वो प्रताप के कारण ही हुई है। अथर्व अपनी बेटी आर्या को संभालते हुए व्हील चेयर पे बिठा के इस कमरे से बाहर निकाल के ले जाता है ना। क्योंकि राजनाथ अपना वादा पूरा कर चुका था तो वो अथर्व को कहता है कि चलो अब प्रताप को फ्री कर दो। अथर्व तुरंत राजनाथ को प्रताप को खोलने की चाबी देता है और राजनाथ एक लड़की से कह के प्रताप को खुलवाता है, आजाद करता है। अब जैसे प्रताप के मुंह का बंधन खोलता है, राजनाथ को पता चलता है एक्चुअली में अथर्व ने तो प्रताप के जिह्वा को ही काट दिया है। पिछली मूवी में ही हमने इस चीज को देख लिया था कि अथर्व ये काम किया था और कहीं ना कहीं
ही अथर्व ये चीज छुपा रहा था राजनाथ से, क्योंकि बिना टंग के तो प्रताप किसी काम का ही नहीं रहा। राजनाथ उससे विद्या सीख ही नहीं सकता, क्योंकि इस विद्या का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि आपको बोलना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है, मंत्र भी शायद बोलना पड़ता होगा। तो हाँ, राजनाथ के लिए प्रताप अब किसी काम का ही नहीं है, और राजनाथ को खुद से विद्या सीखने के लिए तो वर्षों लग जाएंगी। प्रताप अगर ठीक होता, उसके पास उसकी जीभ होती, तो वो शायद राजनाथ को तुरंत सिखा देता, लेकिन अब प्रताप सिखाने के काबिल ही नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ अथर्व गेम खेल गया, मतलब वो राजनाथ का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को वशीकरण से तो निकलवा ही लिया, लेकिन बदले में उसे बिना काम का एक प्रताप सौंप दिया, जिससे कुछ होगा नहीं। राजनाथ के साथ छल हो चुका था। इससे राजनाथ भड़कता है और वो अथर्व और आर्या दोनों पे हमला कर देता है। राजनाथ कहता है कि वो बाकी लड़कियों की मदद से आर्या को यहाँ से ले जाएगा और अथर्व को जिंदगी भर तड़पाएगा, ठीक वैसे जिस तरह से अथर्व ने प्रताप को तड़पाया है। यहाँ अथर्व मार खाते हुए राजनाथ को वार्निंग देता है कि चुपचाप तुम यहाँ से निकल लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी को वशीकरण से आजाद किया है, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को वापस से ले जाने की बात कही या हार्म करने की बात करी तो मैं तुम्हारा भी प्रताप वाला हाल करूंगा। राजनाथ यहाँ अथर्व की एक नहीं सुनता, उसे पीटता रहता है ये सोच के कि मैं लड़कियों को जब भी कमांड दूंगा ये तुरंत जाके अथर्व को खत्म कर देंगी। लेकिन इससे पहले कि राजनाथ लड़कियों को कुछ कमांड देता, अथर्व अपने स्मार्ट वॉच पे टैप करके अपने घर में रखे बड़े बड़े स्पीकर्स पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एक नॉइज होती है ना, पी जैसा साउंड, वैसा बजा देता है, जिससे कोई किसी की बात सुन ही नहीं सकता और सबको अपनी कान बंद करनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में जब अथर्व कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस लाया था, इन बॉक्सेस के अंदर बड़े बड़े स्पीकर्स थे। इस हाई पिच नॉइज के कारण राजनाथ जो कुछ भी बोल रहा था बच्चियां सुन ही नहीं पा रही थी। इनफैक्ट लड़कियों को तो अपना कान बंद करना पड़ रहा था, और इसी मौका का फायदा उठा के अपना अथर्व राजनाथ को बॉटल से मार के गिरा देता है। अब जब राजनाथ को होश आता है तो वो भी प्रताप की तरह चेन्स में बंधा हुआ था, और उसके सामने खड़ा था अथर्व, जिसके हाथ में कटर था। कटर से वो क्या किया होगा? जीभ काट दिया होगा, और ये हमें दिखाया नहीं जाता, बट साउंड आती है, हम समझ जाते हैं यही किया। तो हाँ, अथर्व के कब्जे में अब राजनाथ भी है और प्रताप भी है। अथर्व एक बार फिर से जीत गया ना। राजनाथ के कब्जे में जो बच्चियां थी वो कुछ ही घंटे बाद खुद ब खुद नॉर्मल हो गई, क्योंकि वशीकरण 2-4 घंटे ही चलता है, एट मैक्स 24 घंटे, और इनके पेरेंट्स का तो कोई ऋण रहा नहीं होगा राजनाथ के ऊपर, तो वो लंबा तो नहीं चलेगा। बेसिकली एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब पुलिस वाला आता है, साथ ही जो प्रिंसिपल मैडम थी वो भी आती है अथर्व से मिलने। अथर्व उनसे गुजारिश करता है कि इन दोनों पापियों को यहीं रहने दो, क्योंकि ये लोग राक्षस हैं और लॉ जो है वो इनके साथ जस्टिस नहीं करेगा, मैक्सिमम जेल में डाल देगा, लेकिन मैं इनके साथ हर दिन रहूंगा, इन्हें मरने नहीं दूंगा, इन्हें जीने भी नहीं दूंगा, बहुत तड़पाऊंगा। पुलिस और प्रिंसिपल उसकी बात मान लेते हैं और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मतलब कि राजनाथ और प्रताप अथर्व के साथ ही रहेंगे, पल पल तड़पेंगे। मूवी के फाइनल सीन में हम आर्या को जूस पीते देखते हैं। इट वाज क्लियर कि वो रिकवर कर रही है, और उसे देख के अथर्व बहुत ज्यादा खुश था। फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फिल्म के शुरुआत में हमें गुजरात के रानीवाड़ा गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़की रात को अपने फोन पे गरबा म्यूजिक सुन रही थी। तभी एकदम से उसके आसपास एक साया भटकता है, देन अगले ही क्षण कोई तो उस लड़की को खींच के गायब कर देता है। यहाँ से कहानी 2 दिन पहले की दिखाई जाती है, जब ये गायब होने वाली लड़की और उसके साथ 2 और लड़कियां गाँव में ही गरबा खेल रही थी। तभी गाँव का एक आदमी आके इनकी स्पीकर को तोड़ देता है, सेइंग कि इस गाँव में नवरात्रि मनाना या गरबा खेलना वर्जित है, क्योंकि जो कोई भी ऐसा करता है उसे गाँव की चुड़ैल झमकुड़ी उठा ले जाती है। लोकल लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है कि गांव में जो गरबा करेगा वो झमकुड़ी का भोग चढ़ जाएगा। हम ये भी समझ पाते हैं कि इन लड़कियों में से किंजल नामक लड़की शहर से आई है और वही बाकी 2 लड़कियों को गरबा सिखा रही थी। इनफैक्ट जो लड़की पहले सीन में गायब हुई थी ना, वो तो गाँव के सरपंच की बेटी थी, जो कि यहाँ किंजल के साथ गरबा सीख रही थी। खैर आगे हम मनसुख ढोलकिया नामक रीडेवलपमेंट एजेंट को देखते हैं, जो कि रानीवाड़ा जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। रानीवाड़ा के नजदीक आके वो एक चाय की टपरी पे रुकता है, जिसको 2 लोग चलाते थे। एक का नाम 6 में 5 था और दूसरे का नाम ये था। 6 में 5 वाले बंदे का गर्दन हमेशा टेढ़ा रहता था, और जिस बंदे का नाम ये है वो हमेशा ये ही बोलता है, बाकी कुछ नहीं बोलता। ये दोनों मनसुख को रानीवाड़ा का रास्ता बता तो देते हैं, लेकिन वार्न भी करते हैं कि गांव में जो एक्चुअल रानी का महल है, जिसे रानीवाड़ा ही बोला जाता है, वहां मनसुख को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह को झमकुड़ी चुड़ैल हॉन्ट करती है। यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि गांव का नाम तो रानीवाड़ा है, साथ ही गांव में जो रानी का महल है उसे भी रानीवाड़ा ही
कहते हैं। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं गांव को तो रानी वाड़ा ही कहूंगा, लेकिन महल को सिर्फ वाड़ा बोलूंगा। एनीवेज, मनसुख इन दोनों की बात को इग्नोर करके वाड़ा पहुंचता है और वहां वो बाबू मिस्त्री से मिलता है जो कि लोकल रियल एस्टेट एजेंट था। बाबू पहले तो वाड़ा का लॉक तोड़ता है और फिर वो मनसुख को ये वाड़ा दिखाने लगता है। दरअसल मनसुख किसी के कहने पे ये वाड़ा को देखने आया था ताकि मनसुख इस वाड़ा को रेनोवेट करवा सके, देन ओनर इसे बेच सके। ऐसे में बाबू मनसुख को वाड़ा के असेंबली हॉल, किचन, पूल, रानियों का कक्ष सब कुछ दिखाता है और बाबू झमकुड़ी की कहानी भी बताता है। तो कहानी ऐसी है कि वर्षों पहले इस गांव में इंद्रजीत नामक राजा का राज था और उसकी 100 रानियां थी। अपनी रानियों के लिए ही राजा इंद्रजीत ने यह वाड़ा बनवाया था। राजा की 99 रानियां एक दूसरे के साथ घुल मिल के खुशी से रहती थी, लेकिन फिर आई 100वीं रानी हु वाज नन अदर देन झमकुड़ी। अब राजा की जो संपत्ति थी वो सारी रानियों में बराबर का बंटना था और इस बात से झमकुड़ी को जलन होने लगी। ऐसे में वो राजा के खजाने को लूटने का प्लान बनाने लगी और इस बात की भनक राजा को भी लग गई थी। फिर एक रात झमकुड़ी वाड़ा के किचन में जाती है और वहाँ का उबलता तेल बाकी के 99 रानियों पे डाल देती है। इससे बाकी रानियां जल के खत्म हो जाती है एंड देन झमकुड़ी खुद भी अग्नि में जाके समाप्त हो जाती है। तब से झमकुड़ी की आत्मा इस वाड़ा में है और वो यहाँ के खजाने को अपना मानती है और किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती। लोगों का मानना है कि इस वाड़ा में ही राजा का गड़ा हुआ खजाना है जिसका एग्जैक्ट पता किसी को नहीं है और जो कोई भी इस खजाने को ढूंढने की कोशिश किया है उसका सामना झमकुड़ी से हुआ है। साथ ही ये पूरा कांड नवरात्रि के टाइम पे हुआ था, तो नवरात्रि पे झमकुड़ी का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। तब से ही पूरे गांव में ना तो नवरात्रि मनाई गई है ना ही गरबा खेला गया है, क्योंकि जो कोई भी ऐसा करता है वो झमकुड़ी का भोग बन जाता है। सो यस, ये थी झमकुड़ी की कहानी। और दोस्तों, जिस दौरान बाबू मनसुख को ये सब बता रहा था तब वाड़ा में हम व्यूअर्स कई असाधारण गतिविधियां भी देखते हैं, जैसे डोर बंद हो रहा था, बर्तनें गिर जा रही थी इत्यादि। दिस प्रूव्स कि झमकुड़ी की आत्मा वाकई यहाँ आसपास थी। एनीवेज, आगे बाबू मनसुख को वाड़ा का गार्डन दिखाता है और यहाँ एक अजीब सा बरगद का पेड़ था। बाबू कहते हैं कि अगर मनसुख चाहे तो इस पेड़ को उखड़वा सकता है और बाबू के ऐसा बोलते इनके बगल में पेड़ की एक मोटी टहनी गिरती है। इसके बाद बाबू और मनसुख वाड़ा के उस कोने में पहुंचते हैं जहाँ से आप अंडरग्राउंड गुफा में जा सकते थे। इसे लोग पाताल लोक कहते थे। सबका मानना था कि हो न हो राजा का जो खजाना है वो यही अंडरग्राउंड छुपा है। ये सुनते मनसुख प्रस्ताव रखता है कि बाबू और वो गुफा में जाएंगे और खजाने को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। इनकेस खजाना मिलता है तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। बस फिर क्या था, ये दोनों अंधेरी गुफा में अंदर जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में मनसुख एकदम से गायब हो जाता है। इससे डर के बाबू गुफा से बाहर निकलता है और बाहर ओमकार नामक बंदा मिलता है जो कि इस गांव का इंस्पेक्टर था। ओमकार टूटा हुआ ताला देख के अंदर चेक करने आया था और ओमकार की अजीब बात ये थी कि जब भी उसे डर लगता है ना तो वो उल्टी कर देता है। अब ओमकार और बाबू वापस गुफा में जाते हैं ताकि वो मनसुख को ढूंढ सके और इन्हें मनसुख मिल भी जाता है। ऑल्दो मनसुख को देख के ऐसा लग रहा था मानो उस पे किसी तरह का कुछ हुआ है, काइंड ऑफ पजेस दिख रहा था। एंड देन कोई तो एकदम से उसे खींचकर गायब ही कर देता है। ऐसा होते बाबू और ओमकार भागते हैं। भागते हुए सीधा घर पहुंचते हैं और घर पे बाबू के बूढ़े पिताजी पूरे गांव में फैला दिए थे कि बाबू वाड़े का सौदा कर रहा है। इससे गांव वाले भड़क जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वाड़ा के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो झमकुड़ी क्रोधित हो जाएगी। इनफैक्ट पहले सीन में हम ऑलरेडी गांव के सरपंच की बेटी को गायब होते देख ही लिए थे और इसका ब्लेम गांव वाले बाबू पे ही डाल रहे थे। पूरा गांव मिलकर बाबू के घर के बाहर हंगामा करने लगा था कि बाबू के कारण गांव में झमकुड़ी लड़कियों को गायब करने लगी है। अब यहाँ से कहानी फिल्म के मेन लीड बाबला पे फोकस करती है जो कि फिलहाल शहर में है और वो डेस्परेटली एक लड़की की तलाश में है ताकि वो शादी कर सके। बाबला का एक दोस्त भी है नेम घेल चंद्रा, जिसे हम घेल बोलेंगे, और ये दोनों मिलकर रियल स्टेट में ही डिफरेंट काम करते हैं। जैसे रिसेंटली ये लोग किसी बिल्डर के कहने पे एक फ्लैट को ये बोल के खाली करवाए थे कि उसमें भूत है। अब वो फ्लैट किसी दबंग भंवर सिंह का निकला जो कि अब इन दोनों के पीछे पड़ा है। ऐसे में दोनों जिस रेस्टोरेंट में थे वहां से भागने की सोचते हैं, लेकिन पुलिस इन दोनों को पकड़ के लॉकअप में डाल देती है। लॉकअप में इन दोनों की मुलाकात एक बाबा से होती है जो कि खुद को कालीचरण पीएचडी कहते हैं। पीएचडी बोले तो पैरानॉर्मल, हैरान नाशक, दूरदर्शी। कालीचरण इस लॉकअप में खुद से बैठे थे। आई मीन उनको पुलिस वाले नहीं डाले थे और ऐसा इसलिए क्योंकि कालीचरण के हिसाब से लॉकअप ही उनका हेड ऑफिस है। बाबला का दोस्त घेल तुरंत बाबा के सामने बाबला के शादी वाली बात छेड़ देता है और बाबा कहते हैं कि बाबला की एक नहीं बल्कि 100 शादी होगी। ये सुन के बाबला बाबा पे भड़क जाता है, सेइंग कि बाबा कुछ भी बकवास करते हैं। वैसे बाबा के भविष्यवाणी करने का अंदाज बहुत अलग था। वो अजीब सू करके बात करते थे और पूछने पे वो बताते हैं कि ये परलोक की भाषा है जिसमें वो अपनी पत्नी राधा से बात करते हैं। राधा जब से गई है तब से बाबा बैठे हैं और राधा उन्हें जाने नहीं देती। सुन के ऐसा लग रहा था कि राधा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो दूसरी दुनिया में भी जा नहीं पाई, बीच में कहीं फंसी है। जो भी हो, बाबला और घेल फाइनली लॉकअप से निकलते हैं और इनका बेल ओमकार करवा के दिया था।
क्यों, वो आपको आगे पता लगेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक राज परिवार पे फोकस करती है जो कि अपने मैंशन को गिरवी रख के 50 करोड़ का लोन लिए थे, लेकिन अब वो लोन चुका नहीं पा रहे थे। इस कारण से बैंक वाले इन्हें फाइनल नोटिस देते हैं सेइंग कि अगर 1 महीने में लोन चुकता नहीं हुआ तो बैंक वाले इनके घर और घर के अंदर के सारे सामान को जब्त कर लेंगे, नीलामी कर देंगे। अब ये राज परिवार कौन सा है? वेल, हम समझ पाते हैं कि यहाँ जो वीना बहन है वो एक्चुअली में रानी वाड़ा के राज परिवार की बेटी है, और ऐसे में वो वाड़ा भी इनकी ही संपत्ति हुई क्योंकि वीना बहन एक तरह से राजकुमारी हुई। अब वीना के एक बड़े भाई भी थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, एंड आइडियली पूरी संपत्ति उनके नाम थी, और उन बड़े भाई की एक इकलौती बेटी कुमुद है जो कि कल ही लंदन से इनके यहाँ आने वाली थी। कुमुद के बारे में इनको आज तक नहीं मालूम था, और कुमुद को ये लोग पहली बार ही देखेंगे जब कुमुद यहाँ आएगी। वीना बहन वाज प्लानिंग कि वो कुमुद को अपने झांसे में लेके सौदा कर देगी जिससे उन्हें पैसा मिलेगा। इन पैसों से ना सिर्फ लोन चुकता हो जाएगा बल्कि उसके बाद भी बहुत पैसे बच ही जाएंगे। नाउ ये प्लान सटीक था, लेकिन प्लान में एक अड़चन था, हु वाज कुंवर साहब। कुंवर रानीवाड़ा से ही था और वो वहाँ के लोगों की जमीन जोर जबरदस्ती और अपनी पावर से हड़प लेता था। इनफैक्ट कुंवर का तो कैरेक्टर भी सही नहीं था, जहाँ वो लोगों की बेटियों पे गंदी नजर डालता था। अब कुंवर इस राज घराने से कैसे रिलेटेड है? वेल, रिश्ते में वो कुमुद का चाचा हुआ और कहीं न कहीं कुंवर की नजर भी वाड़े पे ही थी। फॉर नाउ ओमकार, बाबला और घेल बस से रानीवाड़ा पहुंचते हैं। वहीं पास में कुमुद भी लंदन से आके अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी और बाबला कुमुद पे लाइन मारने लगता है। तभी कुंवर यहाँ आता है और वो कुमुद को रिसीव करता है। हम समझ पाते हैं कि बाबला एक्चुअली में रानीवाड़ा गांव से ही है, इनफैक्ट 6 में 5, और ये उसके दोस्त हैं। कमिंग टू कुंवर, वो कुमुद को वीना बहन के घर पे छोड़ता है और वीना बहन की बेटी कुमुद को अपने साथ ऊपर लेके जाती है। नाउ वीना बहन और कुंवर के बीच थोड़ा तनाव था क्योंकि दोनों वाड़े के पीछे थे ताकि उसे बेच के अच्छे पैसे बनाए जा सके। हम ये भी जान पाते हैं कि कुंवर अपने बाप का अपना नहीं बल्कि गोद लिया बेटा था और इसलिए उसका बाप उसके नाम कोई भी जायदाद नहीं छोड़ा। सारी जायदाद कुंवर के बड़े भाई के नाम पे थी जो कि कुमुद के पिता हुए, और अब कुंवर उस जायदाद पे अपना हक जताना चाहता है। इनफैक्ट उसे ये भी पता है कि वाड़े में खजाना छुपा मिल सकता है। वैसे ये बात वीना बहन को भी पता है, मतलब वो भी खजाने के बारे में जानती है और उनकी भी नजर खजाने पे ही है। दूसरी तरफ बाबला, ओमकार और घेल मिलकर बाबू के घर आते हैं और हम समझ पाते हैं कि बाबला के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद बाबू ही इसे पाला है, इसलिए बाबू की बेटी किंजल कहीं न कहीं बाबला की बहन जैसी हुई। अब बाबला को ओमकार इसलिए गांव वापस लेके आया था क्योंकि गांव वाले बाबू पे गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि बाबू रानीवाड़ा को ना सिर्फ खोला बल्कि बिचवाने की कोशिश कर रहा था, तो इसी को सॉर्ट करने के लिए बाबला को यहाँ लाया गया है। और जैसे ही बाबला ये बात सुनता है वो तुरंत घर के बाहर जाके गांव वालों को कन्फ्रंट करता है, सेइंग कि झमकुड़ी वाली बातें पूरी तरह से अंधविश्वास है। और रही बात की लड़कियां कैसे गायब हो रही है, तो वेल, इस गुत्थी को बाबला 10 दिन के अंदर सॉल्व कर देगा। नहीं कर पाया तो बाबू अपने परिवार के साथ गांव छोड़ देगा। ये सब सुनकर गांव वाले वापस लौट जाते हैं। अब दोस्तों, उसी रात गांव की एक और लड़की गायब हो जाती है। अब अगले दिन वीना बहन कुमुद से कहने लगती है कि इन्हें रानीवाड़ा को रिनोवेट करना होगा, देन यहाँ इस नवरात्रि गरबा का प्रोग्राम रखेंगे जैसा कई सालों पहले भी हुआ करता था। वीना बहन का प्लान था कि रिनोवेशन के बाद फंक्शन टाइम वो इस वाड़े का सौदा कर लेगी। अब वाड़े को रिनोवेट करने का काम बाबला और घेल को मिलता है और ऐसे में बाबला की वाड़े के अंदर फिर से कुमुद से मुलाकात होती है। बाबला कुमुद को वाड़ा दिखाता है और वो कुमुद के साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। कुमुद भी कहीं न कहीं बाबला के फ्लर्टी बातों को एंजॉय कर रही थी और इन दोनों के बीच एक केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी। दोनों बातें करते हुए वाड़े के गार्डन की बरगद वाले पेड़ के पास आते हैं और इसके बाद एक सॉन्ग शुरू होता है जहां हम कुमुद और बाबला का प्यार बढ़ते देखते हैं। साथ ही वाड़ा का रेनोवेशन भी हो जाता है। रेनोवेशन से वीना बहन बहुत खुश थी क्योंकि उनका ध्यान यहाँ के खजाने पे था और खजाने वाली बात वो कुमुद से छिपा ली थी। अब उस रात वीना बहन की बेटी पारुल कुमुद से बात कर रही होती है कि तभी लाइट्स फ्लिकर होती है। दिन अगले क्षण झमकुड़ी पारुल को उठा ले जाती है। जब ये बात बाबला को पता लगती है तो वो तुरंत राज परिवार से मिलने जाता है और बाबला का शक सीधा कुंवर पे जाता है क्योंकि उसके हिसाब से कुंवर ही जानबूझ के झमकुड़ी का डर गांव में फैला के रखा है ताकि वो सबको वाड़ा से दूर करके खुद उसे हथिया सके। इनफैक्ट बाबला इनडायरेक्टली कहता है कि शायद कुंवर ही गांव में लड़कियों को गायब करवा रहा है। खैर, सबके बाद बाबला वापस बाबू के यहाँ आता है और उसे पता लगता है कि किंजल को देखने लड़के वाले आए हैं। बाबला इस बारे में किंजल से बात करता है जहाँ उसे पता लगता है कि किंजल को शादी नहीं करनी है, रादर उसे शहर जाके गरबा कंपटीशन जीतना है, देन एक कोरियोग्राफर बनना है। लेकिन बाबू, जो कि किंजल का पिता है, वो कहता है कि पहले किंजल शादी कर ले फिर जो मन में आए करे। नाउ शादी के बाद तो ऑफ कोर्स किंजल को घर गृहस्थी ही संभालने दिया जाएगा और इससे उसकी ड्रीम्स खत्म हो जाएगी।
ये सुन के बाबला किंजल का भरोसा बढ़ाता है, सेइंग कि वो किंजल को सपोर्ट करेगा इन ऑल हर ड्रीम्स और किंजल को जो मन आए वो वही करे, शादी नहीं करनी है तो ना करे। अब दोस्तों उस रात हम देखते हैं कि किंजल अपना सामान लेकर घर से भाग रही होती है कि तभी एक हाथ उसे खींचता है। इस सीन से ऐसा प्रतीत होता है कि किंजल भी झमकुड़ी का भोग बन गई। इनफैक्ट अगली सुबह जब लोग किंजल को गायब पाते हैं तो पूरा गांव यही बात मान लेता है। इस पॉइंट तक गांव वाले बाबला पे भड़कने लग गए थे और बाबला सबके सामने लेक्चर देता है कि वो आज रात झमकुड़ी वाली गुत्थी को सुलझा के रहेगा। बाबला पूरे गांव को इसमें हेल्प करने कहता है, लेकिन गांव से कोई भी बाबला की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तभी कुमुद कहती है कि वो बाबला का साथ देगी। देन घेल, छिम्मे 5, ये ओमकार और बाबू ये सभी बाबला का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबला प्लान्स की लोग गांव के 3 पॉइंट्स पे 3 ग्रुप में बट के पहरा देंगे। पहले ग्रुप में ओमकार और बाबू होंगे, दूसरे ग्रुप में छिम्मे 5, ये और घेल होगा एंड तीसरे ग्रुप में बाबला एंड कुमुद होंगे जो कि वाड़े पे ही पहरा दे रहे होंगे। ये सभी बहुत डर रहे थे लेकिन किसी तरह हिम्मत बांध के सभी पहरा देने जाते हैं। सरप्राइजिंगली इन तीनों ग्रुप्स को अपने आसपास झमकुड़ी दिखती है, which was very strange. I mean, झमकुड़ी एक साथ 3 जगह पे कैसे हो सकती है? तीनों ग्रुप्स डरते हैं, भागते हैं, बट समहाउ झमकुड़ी को पकड़ लेते हैं और ऐसे में इन तीनों झमकुड़ी को एक जगह लाया जाता है और इनके चेहरे पर से कपड़ा हटाया जाता है। टर्न्स आउट ये तीनों एक्चुअली में कुंवर के लोग थे, ना कि कोई रियल झमकुड़ी, और कुंवर के कहने पे ही ये तीनों गांव वालों को डरा रहे थे। इन तीनों में एक तो रीडेवलपमेंट एजेंट मनसुख भी था, यानी कि वाड़ा में गायब होने का उसने बस नाटक किया था। अब जैसे ही गांव वालों को ये बात मालूम पड़ती है, सभी कुंवर को उसके घर से खींच लाते हैं और उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबला गांव वालों को रोकता है और वो कुंवर से सवाल जवाब करता है। कुंवर का कहना था कि वो गांव वालों को झमकुड़ी से इसलिए डरा रहा था ताकि सब वाड़ा से दूर रहे और ऐसे में कुंवर आराम से वाड़ा के खजाने को तलाश कर सकता था। इनफैक्ट वाड़ा को भी अपना बना के बेच डालता। अब भले वो ये सब कांड किया है लेकिन लड़कियों को गायब करने में उसका कोई हाथ नहीं है ना। बाबला यहाँ एक और राज खोलता है, वो ये इस सब कांड के बीच वीना बहन भी अपनी चाल चल रही थी जहाँ वो अपनी ही बेटी पारुल को गायब कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, वीना बहन ऐसा इसलिए की ताकि वो कुमुद की सहानुभूति पा सके और फिर कुमुद को उल्लू बना के ना सिर्फ वाड़ा का खजाना चुरा ले बल्कि वाड़ा भी बेच डाले। छिम्मे 5 यहाँ पारुल को सबके सामने लेके आता है एंड देन बाबला वीना बहन पे भी षड्यंत्र का आरोप लगाता है। बाबला हद से आगे बढ़ के वीना बहन को इंसल्ट करने लगता है और ये बात कुमुद सुन नहीं पाती, मतलब कुमुद भड़क जाती है और ऐसे में वो बाबला को थप्पड़ मार देती है। इस थप्पड़ से बाबला का दिल टूट जाता है। सो यस, कुंवर को लॉकअप में ले जाया जाता है और वीना बहन कुमुद के साथ अपने घर जाती है। वीना बहन कुमुद से माफी मांगती है और फिर कुमुद को इमोशनल करके उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। यहाँ सब कुछ ओके हो गया था एक्सेप्ट कि अब तक गायब हुई लड़कियां मिल नहीं रही थी। खैर तो नवरात्रि का दिन आता है और वीना बहन रिनोवेटेड वाड़े में गरबा का उत्सव रखवाती हैं। गांव के कई लोग डर के तो गरबा खेलने नहीं आते, लेकिन कई लोग यहाँ आके गरबा खेलते हैं। कुमुद भी गरबा खेल रही होती है और बाबला भी अपने दोस्तों के साथ आया था जहाँ वो कुमुद को मनाने की सोच रहा था। वहीं सब के दौरान वीना बहन चुपके से इस वाड़े का सौदा करने लग गई थी। अब गरबा के दौरान कुमुद एकदम से कंट्रोल लूज करती है और वो जोर जोर से नाचने लगती है। लेकिन अचानक उसमें परिवर्तन आता है। जी हाँ, वो झमकुड़ी बनती है और वीना बहन पे चिल्लाती है। इससे वीना बहन की आंखें उल्टी हो जाती है और वो अपना होश खो देती है। उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है जहां वो काइंड ऑफ कोमे में है। अब ये सब कांड कई लोग देख लेते हैं। इट वाज क्लियर कि झमकुड़ी रियल है एंड फिलहाल वो कुमुद के अंदर है। इस घटना के बाद कुमुद भी गायब हो जाती है। वहीं पैरेलल में मनसुख कुंवर को बेल दिलवाता है। नाउ कमिंग टू बाबला, वो अपने दोस्त घेल के साथ उस पीएचडी बाबा के पास जाता है ताकि बाबा इनकी इस झमकुड़ी वाले केस में मदद कर सके। बाबा इनके साथ रानी वाड़ा आते हैं और वो पूरे वाड़ा को देख कहते हैं कि प्रॉब्लम इस बरगद के पेड़ में है। रात होते वो पूरे गांव के सामने इस बरगद के पेड़ के पास अपनी पूजा शुरू करते हैं और गांव वालों की मदद से वो बरगद के पेड़ की जड़ों के पास खुदाई भी शुरू करवाते हैं। वहीं पैरेलल में कुंवर और मनसुख अपने आदमियों की मदद से पूरे वाड़े में बॉम्ब लगवा रहा था ताकि अगर वाड़ा उसे नहीं मिला तो किसी और को नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट वो बॉम्ब से पूरा वाड़ा ही उड़ा देता विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। लेकिन इससे पहले वो बटन दबाता झमकुड़ी कुंवर और उसके लोगों पे हमला करके उन्हें चोट पहुंचाती है। दूसरी तरफ बरगद के पेड़ के पास खुदाई चल रही थी और वहां फाइनली एक बड़ा सा संदूक मिलता है। इस संदूक को खोला जाता है जिसमें झमकुड़ी के पुराने टाइम के सामान थे और उसका खजाना था। और तब एकदम से झमकुड़ी द्वारा पोजेस्ड कुमुद बाहर आती है जो कि खुदाई करने वाले इंसान पे हमला कर देती है। गांव वाले ये सब देख के डरते हैं, लेकिन बाबला हिम्मत करके झमकुड़ी से बात करने की कोशिश करता है। बाबा भी अग्नि से बरगद के पेड़ को जलाने लगते हैं और ऐसे में फाइनली झमकुड़ी इनसे इंटरैक्ट करती है, सेइंग कि उनकी जो कहानी गांव में बताई गई है वो एक नकली कहानी है, असली कहानी तो कुछ और है।
इस पॉइंट पे झमकुड़ी अपनी रियल कहानी बताती है, जो कि कुछ ऐसी थी। तो ये उस समय की बात है जब रानीवाड़ा पे राज था इंद्रजीत का। जब पूरा भारत सुख और समृद्धि में था, तब रानीवाड़ा गांव समय से विपरीत दुर्गति की ओर जा रहा था। राजा ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजगुरु को बुलाया, जो कि एक उपाय बताता है। क्या उपाय, वो मैं आपको जस्ट 1 मिनट में बताऊंगा। फॉर नाउ हम जान पाते हैं कि झमकुड़ी एक आम लड़की थी जिसे कविता वगैरह लिखने का बहुत शौक था। वो अपनी कविता और साहित्य से समाज में स्त्री के ऊपर हो रहे अत्याचार को उजागर करना चाहती थी, देन खत्म करना चाहती थी। तभी झमकुड़ी के घर राजा का प्रस्ताव आता है कि राजा उससे शादी करना चाहते हैं। झमकुड़ी सोचती है कि अगर वो रानी बन गई तो उसकी कविताएं और भी प्रचलित होंगी। इनफैक्ट रानी बनने के बाद उसके पास पावर होगा, जिसकी मदद से वो सभी स्त्रियों की भला कर पाएगी। इसलिए झमकुड़ी हाँ कर देती है, जिसके बाद वो शादी करके वाड़ा पे आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि राजा दरअसल 100 लड़कियों से शादी किया था, यानी कि 100 रानियां। और इन 100 लड़कियों में कुछ तो खास था। सब की सब किसी न किसी एक कला में माहिर थी और सबकी सोच जो थी वो प्रगतिशील थी, यानी औरतों को उनका हक दिलाने की सभी बात करती थी। राजा का प्लान था कि नवरात्रि की 9वीं रात को वो इन सारी 100 रानियों को अग्नि में फेंक देगा, काइंड ऑफ उनकी बलि देगा, ताकि राज्य में सुख और समृद्धि आए। दोस्तों यही उपाय राजगुरु बताया था, जो कि एकदम वाहियात उपाय है। और उपाय यही था कि 100 प्रगतिशील औरतों को समाप्त किया जाए। अब जैसे ही नवरात्रि की रात आती है, यहाँ 99 रानियों को अग्नि में फेंका जाता है, लेकिन झमकुड़ी जो कि 100वीं रानी थी, वो समहाउ बच के भागती है। भागते हुए वो गांव तक आती है, जहां वो गांव वालों से प्राणों की भीख मांगती है, लेकिन गांव का कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं किया। ऐसे में झमकुड़ी शाप दी कि अगर गांव वाले स्त्री को सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो नवरात्रि में देवी माँ की पूजा का ढोंग भी इन्हें नहीं करना चाहिए। झमकुड़ी कह दी कि आज के बाद इस गांव में कभी नवरात्रि पूजा नहीं होगी और न ही कोई गरबा खेलेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो झमकुड़ी का भोग बन जाएगा। ऐसा कह के झमकुड़ी वहीं बरगद के पेड़ पर चढ़ के अपने प्राण त्याग दी। ना झमकुड़ी उस संदूक में अपना सामान और बाकी 99 लड़कियों का सामान और खजाना रखी थी, जिसकी ही वो रक्षा भी करने लगी। इन शॉर्ट झमकुड़ी उस टाइम के राजा इंद्रजीत द्वारा सताई गई थी, लेकिन उसकी कहानी को बदल के उसे ही विलन बना दिया गया था। ये सुन के बाबला एडमिट करता है कि झमकुड़ी के साथ बुरा हुआ है और इसे ठीक करने के लिए वो कुछ भी करेगा। सबसे पहले वो अपने अंदर के शैतान को खत्म करेगा। कैसे? बाबला कह देता है कि वो झमकुड़ी से शादी करने के लिए तैयार है। झमकुड़ी कहती है कि बाबला को सिर्फ उससे नहीं बल्कि उन सभी 100 लड़कियों की आत्मा से शादी करनी होगी। बाबला इसके लिए मान जाता है और तभी वहाँ बाकी 99 लड़कियों की आत्मा प्रकट होती है। बाबला सबके साथ जल रहे बरगद वाले पेड़ का फेरा लेने लगता है और बाबा भी शादी वाले मंत्र उच्चारण करते हैं। इससे फाइनली बाबला की 100 लड़कियों से शादी हो जाती है। देखा जाए तो फिल्म के स्टार्ट में ही PhD बाबा बोले थे कि बाबला की 100 शादी होगी और वो बात सच निकली। और शादी संपन्न होते झमकुड़ी और बाकी लड़कियां गायब हो जाती हैं और जो लड़कियां झमकुड़ी का भोग बनी थी वो एक एक करके वापस आने लगती हैं। सभी वापस आ गई थी एक्सेप्ट किंजल। और किंजल कुछ देर बाद घर आती है, जहां हमें पता चलता है कि किंजल कभी झमकुड़ी का भोग बनी ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उस रात जब वो घर से भाग रही थी तो उसे झमकुड़ी नहीं बल्कि घेल खींचा था और घेल किंजल को शहर भगा दिया ताकि किंजल गरबा कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। इन शॉर्ट घेल और किंजल एक दूसरे को पसंद करते हैं, इन दोनों का चक्कर चल रहा है। एंड यस, किंजल फाइनली अपने ड्रीम्स को पूरा करेगी और वो बाबला के दोस्त घेल के साथ ही रहेगी। वहाँ घेल को भी अपनी पार्टनर मिल गई है, बस बाबला को कोई नहीं मिला और इसीलिए इस पॉइंट पे सब खुश थे एक्सेप्ट बाबला, क्योंकि कुमुद का अब तक कोई अता पता नहीं था। बाबला और घेल एक बेंच पे बैठे होते हैं, तभी वहाँ कुमुद आती है। वो बाबला को थैंक यू कहती है। इट वाज क्लियर कि कुमुद अब पजेस्ड नहीं थी। बाबला कुमुद के सामने अपने प्यार का इजहार करने लगता है कि तभी उधर से घेल चिल्ला चिल्ला के बार बार बाबला को बुलाने लगता है। बाबला गुस्सा होता है क्योंकि घेल उसे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा था, बट स्टिल बाबला यहाँ घेल के पास जाता है और यहाँ वो एक NRI लड़की से मिलता है। ये NRI लड़की अपने आप को कुमुद बताती है। जी हाँ दोस्तों, ये नई लड़की कुमुद थी जो कि कहती है कि वो लंदन से टाइम पे नहीं आ सकी क्योंकि लास्ट मिनट उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और इसीलिए अब वो नवरात्रि के बाद यहाँ रानीवाड़ा फाइनली आ चुकी है। ये सुनते बाबला पहले वाली कुमुद की तरफ देखता है जो कि गायब हो चुकी थी। यानी कि दोस्तों, जिस कुमुद के साथ बाबला पूरे मूवी के टाइम पे था वो कुमुद थी ही नहीं, रादर वो रियल झमकुड़ी थी। असली कुमुद तो ये NRI लड़की है जो कि अब आई है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब एंडिंग के बाद हमें कुछ और बातें बताई जाती है, लाइक वाड़ा की जो रौनक थी वो वापस लौट आई थी और ये जो रियल NRI कुमुद आई है उसे ये सब मिला है। वहीं झमकुड़ी अब वाड़ा की चुड़ैल नहीं बल्कि बेटी है, उसकी फोटोज हर जगह लगी है। बाबला और गांव वाले मिलके 100 बेटियों के लिए स्मारक बनाए हैं जो कि उनके सम्मान का प्रतीक है, मतलब वो जो 100 रानियां थी उनके लिए। और रानीवाड़ा में अब फिर से नवरात्रि मनाई जाती है, गरबा खेला जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। रही बात बाबला और घेल की, तो ये दोनों BBC कंपनी खोले हैं जिसका फुल फॉर्म है भूत भगाओ कंपनी। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे गुजरात में झमकुड़ी जैसी कई भूतिया कहानी
है और ये दोनों मिलकर सभी कहानियों को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, यानी भूत वाले केसेस का सोल्यूशन देंगे। इसके बदले दोनों काफी पैसा चार्ज करेंगे और अमीर बन जाएंगे। यहीं पे फिल्म फाइनली एक आउट्रो सॉन्ग के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी झमकुड़ी फिल्म की कहानी, और कहानी काफी सिंपल सी थी। स्टिल हम फिल्म की एंडिंग पे थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही था कि एंड में जो आने वाली लड़की थी, एनआरआई लड़की, वो असली कुमुद निकली। यानी कि पूरे टाइम बाबला के साथ जो घूम रही थी वो कुमुद नहीं बल्कि वो झमकुड़ी थी। देखो, झमकुड़ी एक भटकती आत्मा थी, लेकिन वो शक्तिशाली थी। उसको इंसानी रूप लेने की शक्ति हो सकती है। जब रियल कुमुद की फ्लाइट कैंसिल हुई तो झमकुड़ी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। वो जानती थी कि अगर वो अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आती तो बाबला और बाकी लोग डर के भाग जाते और उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसीलिए उसने कुमुद का रूप लिया ताकि वो बाबला के क्लोज आ सके और उससे वो सब करवा सके जो वो चाहती थी, यानी कि उसकी और बाकी 99 रानियों की मुक्ति। साथ ही वो अपनी जो ओरिजिनल कहानी थी उसे बताना चाहती थी। अब झमकुड़ी पूरे गांव में सिर्फ बाबला को ही अपनी बात रखने का जरिया क्यों चुनी? नोट करने वाली बात यह है कि बाबला गांव का होके भी गांव की पुरानी सोच से अलग था। वो डरता नहीं था, लॉजिकल बातें करता था, और सबसे बड़ी बात, उसने शुरुआत से ही कुमुद की रिस्पेक्ट की। मतलब इनडायरेक्टली झमकुड़ी की ही रिस्पेक्ट हुई। राजा इंद्रजीत ने झमकुड़ी को धोखा दिया था, लेकिन बाबला ने उस कुमुद रूप वाली झमकुड़ी से सच्चा प्यार किया। मेरा मानना है कि झमकुड़ी को बाबला में वो सच्चाई दिखी जो कि किसी और गांव वालों में नहीं थी। इसीलिए उसने बाबला को चूज किया ताकि वो उस श्राप को तोड़ सके और उन 100 आत्माओं से शादी करके उन्हें शांति दिलाया जा सके। अब दोस्तों ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं है, बल्कि इसके नीचे एक बहुत गहरी सोशल कमेंट्री छुपी है। सोच के देखो, राजा इंद्रजीत ने उन 100 रानियों को क्यों खत्म किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव थी। वो औरतों के हक की बातें करती थी, कविताएं लिखती थी, या सब कोई अलग अलग काम करती थी जिसमें वो एक्सपर्ट थी, और अपने जरिए वो समाज को बदलना चाहती थी। राजा और राजगुरु को लगा कि अगर औरतें सवाल पूछने लगेंगी तो उनकी सत्ता खतरे में आ जाएगी। ऐसे भी उनका समय तो खराब चल ही रहा था, इसलिए उन्होंने समृद्धि का बहाना बना के उन औरतों की बलि चढ़ा दी। ये हमारे समाज का एक कड़वा सच दिखाता है, जहां जब भी कोई औरत आवाज उठाती है या फिर पुरानी धकियानुसी रिवाजों को चैलेंज करती है तो सोसाइटी उसे बदचलन या बुरी बोल के चुप करा देती है। फिल्म हमें ये समझाती है कि असली भूत झमकुड़ी नहीं थी, बल्कि असली भूत तो वो गंदी सोच थी जिसने उन 100 इनोसेंट लड़कियों की बलि चढ़ा दी। नाउ एंड में बाबला और घेल बीबीसी कंपनी बना लिए हैं, विच सजेस्ट्स कि इस फिल्म की सीक्वल भी आ सकती है विद सम न्यू इंटरेस्टिंग केसेस। ऐसे भी ये फिल्म एक लोकल मूवी होते हुए भी काफी अच्छी थी। थोड़ा रन टाइम को छोटा किया जा सकता था, बट ओवरऑल नाइस वॉच। और हाँ, बाबला की लव लाइफ भी अब खाली ही रह गई है, हालांकि उसकी 100 शादियां तो जरूर हुई।